Hello, good morning everyone. Institute for Excellence Study Nagpur welcomes you. I am Roshan Kamanwar, faculty in the Institute for Excellence Study. इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस स्टडी नागपुर आपको अलग अलग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज जो है लाइफ साइंसेस के लिए, इसमें आपका जो ऑफलाइन कोर्स है सी एस आर नेट लाइफ साइंस का, जो हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर अनलॉक ऑफ कोविड-19, जो प्रिपरेशन होगा आपका जून 2021 के लिए। और इस कोर्स में आपका क्लासरूम कोचिंग इंक्लूड है। उसमें आपको ऑनलाइन प्लस प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा और 20 मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें आपका हर एक यूनिट के ऊपर एक एक कंपलसरी टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपके इस कोर्स में इंक्लूड है। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, जो सी एस आर नेट लाइफ साइंस के लिए, ये भी आपका जून 2021 के लिए प्रिपरेशन रहेगा। और इस कोर्स में आपका ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास इंक्लूड रहेगा, जो आपका टोटल 10 यूनिट्स आपको कवर किया जाएगा। उसके बाद में आपको इस कोर्सेस में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हमारा जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से, ठीक है। अगर आपको डेमो क्लासेस लेना है तो फॉर डेमो क्लासेस आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और ये ऐप बिल्कुल फ्री है। तो आप सिंपल QR कोड स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो CSR UGC नेट लाइफ साइंस जो है, इसमें आपको टोटल 13 यूनिट्स होते हैं, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें आपको अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स जो है इसको पढ़ने को मिलेगा। तो आपका जो फर्स्ट है ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड्स, उसके बाद अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इसको स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 कप ऑफ टी से, ठीक है। 1 कप ऑफ टी से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, तो डेली हमारे डाइट में आपका मॉर्निंग जो है ये स्टार्ट होता है 1 कप ऑफ टी से, ठीक है। और 1 कप ऑफ टी जो है, इसको अगर हम पीते हैं, इसका मतलब इसमें सारे बायोमोलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। तो 1 कप ऑफ टी की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो 1 कप ऑफ टी जो है ये एक, अगर आपको टी बनाना है तो उसके लिए आपको 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट होता है आपका शुगर, ठीक है। तो शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट, और इसमें शुगर यूज़ करते हैं हम सुक्रोज। उसके बाद में सेकंड कंपोनेंट होता है आपका टी पाउडर, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट होता है आपका मिल्क। तो टी पाउडर में आपको कैफीन मिलेगा, तो मिल्क जो है इसमें आपको अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। तो फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, और मिल्क में आपका शुगर होता है लैक्टोज। उसके बाद प्रोटीन, तो इसमें आपको केजिन और वेज सीरम प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद मिनरल्स, जिसमें आपको सोडियम, पोटेशियम, जिंक से लेकर सेलेनियम तक मिलेगा। उसके बाद माइनर बायोलॉजिकल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स की अगर अपन बात करते हैं, तो इसमें लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सिडेज एंड लाइपेजेस होते हैं, बट इसमें आपका लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को छोड़ के ये आपके 3 एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, ये यहाँ पे आपका मिल्क जो रहेगा, मिल्क में विटामिन बी पाए जाते हैं। तो ADEK एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपके मिल्क में प्रेजेंट है, बट विटामिन सी इसमें एब्सेंट होता है। उसके बाद
फैट जो है ये आपके मिल्क में प्रेजेंट रहेगा। तो अगर यहाँ पे मिल्क की अगर अपन बात कर रहे हैं या टी की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप मिल्क ऐड करते हो तो इसमें सारे आपके बायोमोलिक्यूल जो हमें पढ़ना है आपके यूनिट फर्स्ट में, तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स आपके इसमें आ गए। ठीक है, तो प्रोटीन्स आ गया, या प्रोटीन अगर हाइड्रोलाइज होता है तो इसमें अमीनो एसिड्स आ गया। कार्बोहाइड्रेट जैसे आपके मिल्क में होता है वैसे ये आपके अपन ऊपर से शुगर भी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो टी में आपके सारे बायोमोलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो आपका फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, इसमें आपके कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कैसे करना है, ये सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में आपका कार्बोहाइड्रेट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कम से कम इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो भी बनेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स मेटाबॉलिज्म के ऊपर आपको 4 मार्क के क्वेश्चन और आपको 2 से ज़्यादा आपको 2 मार्क के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिट फर्स्ट का। कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपके सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। तो ये सबसे ज़्यादा आपका किस में प्रेजेंट होगा, आपके प्लांट में। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट इज कार्बोहाइड्रेट। दे सर्व एज द मेजर सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ करता है शुगर को, चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो चाहे वो आपका एनिमल हो। ठीक है, तो अगर हम अपनी बात करते तो हमारा जो एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है शुगर, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। और इसका एग्जाम्पल है हमारा ब्लड शुगर। जो एग्जाम्पल है ब्लड शुगर का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ये आपका ब्लड शुगर होता है और ग्लूकोज को ही हम यूज़ करते हैं फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय दी डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, जिसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो हमारा जो स्टोर्ड फॉर्म है शुगर का ये होता है ग्लाइकोजन। तो इन केस ऑफ प्लांट वो होता है स्टार्च। ठीक है, आपका कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपके प्लांट में सपोर्टिंग टिश्यू में भी इन्वॉल्व होता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। फॉर एग्जांपल है इसका सेलुलोज। ठीक है, तो प्लांट में आपका सेलुलोज प्रेजेंट रहेगा और ये आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो इसके 2 फंक्शन है, एक ये आपका केमिकल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद में इट इज़ इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की जब अपन बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं फ्रॉम 12th। ठीक है, तो 12th में आपने पढ़ा होगा, यूजी में पीजी में आपने कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में आपको सभी स्ट्रक्चर एक जैसे दिखाई देते हैं। एक तो इसमें आपका अल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर इसमें कीटोन ग्रुप होता है। दूसरा आपको सिमिलरिटी क्या देखने को मिलेगी, तो इसमें आपके हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर लो उसमें पहला सिमिलरिटी होता है कि एक तो उसमें अल्डिहाइड रहेगा या फिर कीटोन ग्रुप रहेगा। तो 2 में से कोई तो भी एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अलावा दूसरा सिमिलरिटी क्या देखने को मिलेगा कि हर एक कार्बन के ऊपर आपको हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन एटम मिलेगा, बराबर। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसके ऊपर वाटर है। तो एक कार्बन के ऊपर क्या है, OH मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए
इसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है। तो कार्बो मतलब क्या होता है, कार्बन, एंड हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हर एक कार्बन के ऊपर आपको एक वाटर मॉलिक्यूल लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट तो स्ट्रक्चर जो है इसमें आपको सिमिलरिटी क्या मिलेगी, फर्स्ट कि हर एक कार्बन के ऊपर आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा, है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा आपको वहाँ पे हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा। तो एक से ज़्यादा कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर, बराबर। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो मोनोहाइड्रोक्सी, दो है तो डाइहाइड्रोक्सी, ज़्यादा है तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप, एक अल्डेहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर है इसके ऊपर पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर तो आपको देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको अल्डेहाइड और कीटोन दो में से एक ही फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। अगर आपने अल्डेहाइड रखा तो आपको कीटोन ग्रुप लिखने की ज़रूरत नहीं, कीटोन अगर आप लिखते हो तो आपको अल्डेहाइड लिखने की ज़रूरत नहीं। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते कि ये आपका और स्ट्रक्चर, और है, और का मतलब अल्डेहाइड और कीटोन। अब देखो कि डेफिनेशन अगर आपको याद रखनी है तो स्ट्रक्चर अगर आपको याद है कि स्ट्रक्चर में सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर होता है, ये एक तो अल्डेहाइड रहेगा या फिर कीटोन रहेगा। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब एक तो ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड हो सकता है या फिर ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है इट इज़ डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन स्ट्रक्चर। इसका आप दूसरी तरीके से डेफिनेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो दूसरी तरीके से डेफिनेशन हमने क्या बनाया कि फॉर एग्जांपल हमने जो भी सपोर्टिंग टिश्यू है इसमें से स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड को आइसोलेट किया। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो है इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आपको छोटे छोटे मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। तो छोटे छोटे जो मोनोसेकेराइड्स है इसको हम क्या, ये तो उसके हिसाब से ये आपका जो रिएक्शन है इसके हिसाब से हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे, द सब्सटेंस दैट हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। मोनोसेकेराइड्स मतलब क्या मिलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड मिलेंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड स्ट्रक्चर और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन स्ट्रक्चर। और दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सब्सटेंस दैट हाइड्रोलाइज टू यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो चलो यहाँ पे आपका जो हमने दो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे थे, एक था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जिसमें ये आपका अल्डेहाइड ग्रुप होता है, तो फ्रुक्टोज जिसमें आपका होता है कीटोन, ठीक है। दोनों भी स्ट्रक्चर एक जैसे दिखते हैं बट इसमें आपका एक ही डिफरेंस है, दैट इज़ डिफरेंस इन दी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ग्लूकोज के पास में अल्डेहाइड होता है और फ्रुक्टोज के पास में कीटोन होता है। उसके बाद में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज शुगर और सैकेराइड्स, ठीक है। तो सैकेराइड्स जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, तो ये आपका लैटिन वर्ड है और जो आपका सैकेराइड है ये लैटिन वर्ड आया, सैक्रम से आया है। सैक्रम का मतलब होता है शुगर, ठीक है। तो हर एक शुगर जो है इसको हम एक सफिक्स लगाते हैं OSE, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे और हमारे पास में अलग अलग शुगर के एग्जांपल है जो हमें डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज जो है ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज जो आपका फ्रूट और हनी में मिलेगा। उसके बाद में सुक्रोज जो है ये आपको टेबल शुगर जिसको हम बोलेंगे, ये आपको जो हम डेली टी के लिए जो शुगर यूज़ करते हैं उसमें आपको मिलेगा। उसके बाद में माल्टोज जो आपका माल्ट शुगर होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है
ये आपका क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, कि वो कितने शुगर मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल फर्स्ट आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें आप पढ़ोगे मोनोसैकेराइड। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आपका एक ही एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड का, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। उसके बाद में सेकेंड होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड से बने हैं, और इनका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद मतलब वाटर ऐड करने के बाद ये धीरे धीरे एक एक मोनोसैकेराइड को रिलीज़ करेंगे। तो कोई एक मोनोसैकेराइड को कोई 2 मोनोसैकेराइड को रिलीज़ करता है, कोई आपका 3 मोनोसैकेराइड को रिलीज़ करता है। तो ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ देयर इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट है ऑलिगोसैकेराइड उस कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है जो बना होता है 2 से 10 मोनोसैकेराइड का। 2 से 10 मोनोसैकेराइड का अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट बना है तो उसको बोला जाता है ऑलिगोसैकेराइड। तो इसमें भी आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अगर मोनोसैकेराइड से अगर वो बना है तो उसको अपन डाइसैकेराइड बोलेंगे। अगर वो आपका 3 मोनोसैकेराइड से बना है तो उसको अपन ट्राइसैकेराइड बोलेंगे। 4 से बना है तो उसको टेट्रा बोलेंगे। तो इन दिस वे आप 10 तक आप क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है ऑलिगोसैकेराइड के बाद में सेकेंड क्लास दैट इज पॉलीसैकेराइड, जो आपका 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड का बना होता है। तो उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास में पॉलीसैकेराइड के ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एग्जांपल है आपका मोनोसैकेराइड का। इसका अगर अपन जनरल फार्मूला अगर लिखते हैं तो जनरल फार्मूला कैसे याद किया जाएगा। ठीक है, हर एक कार्बोहाइड्रेट का चाहे वो आपका सिंपल हो कॉम्प्लेक्स में हम ऑलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड पढ़ते हैं, तो हर एक का जनरल फार्मूला अलग होता है। तो अपन जनरल फार्मूले को आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट बनाता हूँ और उसके हिसाब से आपको जनरल फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला से ही हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कि आपका जो जनरल फॉर्मूला है इसको कैसे निकाला जाए। तो हमने कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया था, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था इस टाइप से। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और मोनोसैकेराइड को हमने क्या बोला था कि इट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब एक आपको कार्बन के ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल को रखना है। तो एक कार्बन के ऊपर अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को रखते हो तो एक कार्बन के ऊपर अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर रखोगे तो इसका मतलब n नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर आपको n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रखना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा जनरल फार्मूला हो गया CnH2ON। ठीक है, तो CnH2ON ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। इसको आप फिर से थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हो, CnH2NON। तो वही आपका जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो जो भी मोनोसैकेराइड है इसका जो जनरल फार्मूला है ये हम इस तरीके से लिखते हैं CnH2ON, और आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी हेक्सोजेस का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, मतलब आपको 6 कार्बन वाला जो भी मोनोसैकेराइड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो जैसे हमने ये ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, ग्लूकोज होता है कितने कार्बन का, 6।
1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका 6 कार्बन को आप अगर n का वैल्यू 6 आपने बोला है तो C 6 हो जाएगा। उसके बाद में H ट्वाइस n मतलब ये 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का। वही अगर आप 3 कार्बन वाला जो शुगर है इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। तो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो n मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो आपको ट्रायोज बोला, टेट्रोज बोला, पेंटोज बोला, हेक्सोज बोला, उसके हिसाब से आपको n की वैल्यू पुट अप करनी है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मोनोसेक्राइड का जनरल फॉर्मूले की बात। उसके बाद में मोनोसेक्राइड जो है इट इज़ सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है। ठीक है, और ये आपके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो इट इज़ सिंपल शुगर, और उसके बाद में ये आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है। तो ये आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल है और ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इन क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब फ्यू मोनोसेक्राइड से ये बना रहेगा। ठीक है, तो आपका जो ओलिगोसेक्राइड है ये ओलिगोसेक्राइड 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड से बना होता है। ठीक है, तो इसमें आपने अलग अलग क्लासेस लिखे थे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्लास था डाइसेक्राइड, उसके बाद में ट्राइसेक्राइड जो 3 शुगर से बना है, टेट्रासेक्राइड जो 4 शुगर से बना है, पेंटासेक्राइड जो आपका 5 शुगर से बना है, और हेक्सा सेक्राइड और जिसको अपन बोलते हैं हेक्सोजेस। ठीक है, तो हेक्सा सेक्राइड जो आपका 6 शुगर से बना हो सकता है। तो वैसे जैसे यहाँ पे अपन ने डाइसेक्राइड जो है, ये डाइसेक्राइड का एग्जांपल अगर अपन लेते हैं तो डाइसेक्राइड का एग्जांपल हमारे पास में लैक्टोज का, माल्टोज का, सुक्रोज का। ठीक है, लैक्टोज जो है ये आपका एक गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है ये एक दूसरे के साथ में अगर बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलेंगे लैक्टोज। अब देखो कि लैक्टोज जो है इसका अगर आपको जनरल फार्मूला निकालना है तो जनरल फार्मूला देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। जनरल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको डाइसेक्राइड कैसे फॉर्म होता है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में 2 मैंने शुगर निकाले, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर निकाला है। यहाँ पे अभी तक अपन ने लीनियर निकाला था, ये मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर निकाला। ठीक है, तो इसको भी अगर आप आगे हम पढ़ने वाले हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये आपका गैलेक्टोज है और ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका एक गैलेक्टोज स्ट्रक्चर निकाला, और दूसरा जो है ये दूसरा अपन ने निकाला ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका गैलेक्टोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग फॉर्म करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल अगर आपका बाहर निकलता है तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बनेगा इन बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ये आपका जो बॉन्ड है इसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये बेसिक सबने पढ़ा है, मैं सिर्फ आपको जनरल फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद में आपका बॉन्ड
का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसका सिस्टमिक नेमिंग कैसे किया जाता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है इसको बोलेंगे अपन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना पड़ेगा। एक अगर डाइसेक्राइड की अपन बात करते हैं तो उसमें दो मोनोसेक्राइड है। दो मोनोसेक्राइड अगर रिएक्ट होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अगर तीन मोनोसेक्राइड रिएक्ट होते हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। चार अगर मोनोसेक्राइड रिएक्ट होते हैं तो तीन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। मतलब आपका ऑलिगोसेक्राइड कितने भी शुगर का हो उससे एक कम मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकलता है। तो अगर अपने 10 मोनोसेक्राइड को एक दूसरे के साथ में लिंक किया तो 9 वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल जाएंगे, बराबर। मतलब जो जनरल फॉर्मूला हमने लिखा था मोनोसेक्राइड का CnH2ON, बराबर। अगर CnH2ON अगर अपन ये जनरल फॉर्मूला लिखा है मोनोसेक्राइड का और हम अभी बना रहे डाइसेक्राइड, तो डाइसेक्राइड में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, बराबर। तो डाइसेक्राइड से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे N-1 करना पड़ेगा आपको कि एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें कम हो गया है, बराबर। अगर हम ट्राइसेक्राइड की बात करते हैं तो उसमें दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो दो वाटर मॉलिक्यूल अगर आपके बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पे आपका ट्राइसेक्राइड के लिए जनरल फॉर्मूला जो रहेगा इसमें आपको दो वाटर मॉलिक्यूल कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा N-2। ये एकदम सिंपल है, ठीक है। तो अगर डाइसेक्राइड है तो N-1, ट्राइसेक्राइड है तो N-2 और ट्राइसेक्राइड है टेट्रासेक्राइड है तो N-3। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला आपके ऑलिगोसेक्राइड का। तो मोनोसेक्राइड में हमने CnH2ON लिखा था, मतलब जितने कार्बन मॉलिक्यूल उतने वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे डाइसेक्राइड में हमने क्या निकाला कि जितने कार्बन एटम रहेंगे, ठीक है, या जितने आपके कार्बन एटम रहेंगे उससे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल कम करना है अगर वो डाइसेक्राइड है। अगर वो ट्राइसेक्राइड है तो आपको दो वाटर मॉलिक्यूल माइनस करना है। टेट्रा है तो आपको तीन वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करना है। तो चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं लैक्टोज का। लैक्टोज बना होता है दो हेक्सोजेस से, एक गैलेक्टोज है और एक ग्लूकोज है। हेक्सोजेस मतलब 6 कार्बन का, तो दो हेक्सोजेस है मतलब 12 कार्बन हो गए। तो दो हेक्सोजेस मतलब 12 कार्बन। तो इस जनरल फॉर्मूले में अगर अपन पुटअप करते हैं, ये आपका N-1 है डाइसेक्राइड का, ठीक है। तो दो हेक्सोजेस से ये आपका बना होता है लैक्टोज। तो एक हेक्सोजेस 6 कार्बन का होता है, बराबर। तो टोटल कार्बन हो गया हमारे पास में 12। तो ये हो गया N की वैल्यू 12, C12, बराबर। उसके बाद में H2O 12-1। तो ये डायरेक्ट हमारा अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं C12 H22 O11। ये हो गया हमारा डाइसेक्राइड, जो लैक्टोज हमने एग्जांपल लिया था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल है, इसके ऊपर 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो 2 मार्क का जो क्वेश्चन है ये आप जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद में है तो आप इससे आप ये निकाल सकते हैं। ऑलिगोसेक्राइड जैसे मैंने बोला कि ऑन हाइड्रोलिसिस ये 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट को आपको देगा। उसके बाद में इसका एग्जांपल अगर अपन लेते हैं तो डाइसेक्राइड का एग्जांपल है हमारे पास में लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। तो ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल है रैपिनोज। उसके बाद में सबसे लास्ट है पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड में यहाँ पे जनरल फार्मूला है CxH2OY। तो पॉलीसेक्राइड में हमें नहीं पता कि कितने मोनोसेक्राइड से वो बना है, क्योंकि वो 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड से वो बना होता है। तो कितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स वहाँ पे हो सकते हैं, 100, 200, 120, 130, ठीक है। और उसमें ये हमें कंफर्म नहीं पता है कि कितना आपका मोनोसेक्राइड से वो बना है। इसलिए हमें यहाँ पे सिंपल जनरल फॉर्मूला लिखा CxH2OY, क्योंकि वाटर उतने ही नहीं रहेंगे, वाटर आपके चेंज होंगे, ठीक है। और ऑन हाइड्रोलिसिस यहाँ पे n नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड जो है ये बाहर निकलते हैं। उसके बाद आपका जो मोनोसेक्राइड जो है इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो
मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, किसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये सब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।